हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं हूं प्रदीप चौधरी और आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल PWP पर स्वागत है। आज हम लोग अपने इस लेक्चर में गॉस के नियम का जो अनुप्रयोग चल रहा श्रृंखला उसके 6वें नंबर टॉपिक का अध्ययन करेंगे। ये जो टॉपिक है थोड़ा सा अच्छे क्वालिटी का है, इसलिए आप इसे पूरे तत्परता के साथ में जानने का प्रयास कीजिएगा। तो जो अभी हम पीछे वहाँ पढ़े होंगे, जो पिछला गोलीय कोष के कारण तीव्रता वाला व्यंजक बताया गया था, उसमें आपको यह जानकारी दी गई थी कि जो भी गोलीय कोष लिया जाएगा उसके बाहर बिंदु पर तीव्रता निकालनी है, उसके पृष्ठ पर तीव्रता निकालनी होगी और उसी के आंतरिक बिंदु पर भी तीव्रता ज्ञात करनी है। इसी प्रकार से एकदम वैसे ही कुछ ये आपका जो डेरिवेशन यहाँ पर अभी चलने वाला है ये भी वैसे है। यहाँ पर कोष नहीं है, गोला है। कोष जो लिया गया था उसमें भीतर आवेश नहीं था, इसीलिए वहाँ भीतर जो है तीव्रता शून्य हो गई थी। लेकिन ये आपका गोला है, इसीलिए जो गोले के अंदर आवेश है वहाँ भी आवेश उपस्थित रहेगा, अर्थात आवेश जो है शून्य वो नहीं रहेगा। तो इसीलिए यहाँ पर जो सॉल्यूशन होगा वह 3 बिंदुओं पर एक बार आपको निकालना है गोले के बाहर वाले बिंदु पर तीव्रता, एक बार आपको निकालना है गोले के पृष्ठ पर तीव्रता और एक बार आपको निकालना है गोले के आंतरिक भाग में आंतरिक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो एक एक को बारी बारी से हम लोग करेंगे। जैसा कि आपको पता है व्याख्या कैसे होनी है, पहले आपको क्या करना है, चित्र के बारे में जानना। चित्र के बेसिस पर ही न्यूमेरिकल भी आते हैं, लेकिन यहाँ पर हमको डेरिवेशन जानना है तो पहले फिगर के बारे में जानेंगे। फिगर के बारे में जानने के बाद उसकी व्याख्या कर लेंगे और उसी चित्र को देखते हुए हम लोग अपने सॉल्यूशन को लेकर करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। तो चलिए, यहाँ पर आप देख रहे हैं हेडिंग आपका क्या दिया गया है, एक समान आवेशित आचालक गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जो ये आपका एक समान आवेशित आचालक गोला है, तो जो आचालक गोला है उसको हम लोग पहले फिगर के रूप में बनाएंगे और ये भी कहा उसी गोले के कारण ही वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है उसे आपको ज्ञात करनी है। तो चलिए अब हम लोग क्या करें, स्थिति ये देख लें कि पहले आपको यहाँ पर क्या करनी है। चलिए पहले आपको करना क्या है, फिगर बनाना है। तो फिगर बनाने के लिए आप क्या करिए, एक आप पहले आचालक गोला कोई बनाइए। तो मान लिया जाए एक यहाँ पर आचालक गोला है और इसकी जो त्रिज्या ली जाए, इसकी त्रिज्या को कैपिटल R मान लिया जाए और इसका जो केंद्र है वह O हो जाए। क्या क्या माने हैं कि माना कैपिटल R त्रिज्या का एक आचालक गोला है जिसका केंद्र O है और इसके भीतर जो आवेश है एक समान रूप से प्लस Q के रूप में वितरित है। अर्थात कहेंगे कि जो आवेश है प्लस Q वह उसके आयतन में एक समान रूप से वितरित है। अब यहाँ पर 2 चीजें मान लिए। अब यहाँ पर आपको देखना है कि हमें जो ये गोला यहाँ पर दिया गया है इसके बाहरी बिंदु पर, इसके पृष्ठ पर और इसके आंतरिक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं ज्ञात करनी है। तो पहले जितना ये आपको फिगर यहाँ पर दिखाई दे रहा है इसके बारे में हम लोग व्याख्या कर लें। तो इसको हम थोड़ा भाग में बांट ले रहे हैं। चलिए भागों में ऐसे बांट लिया जा रहा है। चलिए ध्यान से देखिएगा आप सॉल्यूशन, क्योंकि इसके थोड़े से अच्छे क्वालिटी के सॉल्यूशन हैं, इसीलिए आप ध्यान बनाए रखें। चलिए थोड़ा जगह छोड़ करके करेंगे क्योंकि अभी बाहर बिंदु लेना है। पहले हम लोग व्याख्या इसकी करेंगे जितना फिगर आपको यहाँ पर बताया गया। तो क्या क्या बताया गया कि माना कैपिटल R त्रिज्या, माना कैपिटल R त्रिज्या का एक आचालक
आचालक गोला है जिसका केंद्र O है, जिसका केंद्र O है। चलिए केंद्र O हो गया, प्लस Q आवेश इसके भीतर एक समान रूप से वितरित हैं। हमें गोले के बाहर पृष्ठ पर तथा गोले के अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। चलिए अभी जो फिगर बनाए हैं उसी के बारे में व्याख्या आपको बताए हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, कैपिटल R त्रिज्या का एक गोला खींच लिया। गोले का जो केंद्र है वो कैपिटल O है और जो आवेश ये प्लस Q है ये इस गोले के भीतर एक समान रूप से वितरित है। हमें इस गोले के बाहर, गोले के पृष्ठ पर और गोले के भीतर बिंदु पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसे ज्ञात करनी है। अब आप पहले लेकर चलें गोले के बाह्य बिंदु पर, तो यहाँ सीधे लिखेंगे हेडिंग, एक हेडिंग डाल दे रहे हैं, गोले के बाह्य बिंदु पर, गोले के बाह्य बिंदु पर। चलिए अब आपको यहाँ देखना है गोले के बाहर का बिंदु। अब आपको यहाँ पर मानना पड़ेगा, मानेंगे क्या कि मान लीजिए जो ये केंद्र है O, इससे R दूरी पर गोले के बाहर एक बिंदु है जिसका नाम P दे दिया गया। चलिए जो जो यहाँ पर मान रहे हैं चित्र में, इसे ध्यान से देखिएगा, अभी उसको यहाँ पर लिखना भी पड़ेगा कि माना केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर गोले के बाहर एक बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तीव्रता को ज्ञात करने के लिए इस बिंदु P से हो करके जाने वाला एक गोलीय गौसियन पृष्ठ खींचते हैं। चलिए एक गोलीय क्या करिए, गौसियन पृष्ठ आप खींच दीजिए जो ये बिंदु P से हो करके जा रहा है। बिंदु P के चारों ओर एक क्षेत्रफल अवयव पर विचार करते हैं जहां पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वेक्टर E और जो क्षेत्रफल सदिश है वह वेक्टर dA हो जाएगा। चलिए तो इतना हम लोग पहले लिख लें जो जो बनाए हैं यहाँ पे। क्या क्या माने हैं कि माना केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर गोले के बाहर एक बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। चलिए क्या क्या मान लिए हैं, मान लिया गया है कि जो ये गोला है इसके केंद्र से स्मॉल r दूरी पर गोले के बाहर एक बिंदु P है
जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तीव्रता को ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, P से होकर के जाने वाला एक गोलीय गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं। चलिए इसको लिखेंगे। इसके लिए बिंदु P से, इसके लिए बिंदु P से होकर जाने वाला, बिंदु P से होकर जाने वाला एक गोलीय गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं, गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं। चलिए गॉसियन पृष्ठ यहाँ पर खींच दिया गया। अब यहाँ पर आप क्या करिए, P के चारों ओर एक क्षेत्रफल अवयव पर विचार करिए। या मानिए कि क्षेत्र या बिंदु P के चारों ओर, बिंदु P के चारों ओर एक क्षेत्रफल अवयव, एक क्षेत्रफल अवयव DA पर विचार करते हैं, DA पर विचार करते हैं, जहां पर तीव्रता वेक्टर E व क्षेत्रफल सदिश वेक्टर DA है। चलिए यहाँ पर क्या बताया गया कि जो ये बिंदु P है, इससे हो करके जाने वाला एक गोलीय गॉसियन पृष्ठ खींचेंगे और यहाँ पर क्षेत्रफल अवयव मान लिया गया है। P के चारों ओर एक क्षेत्रफल अवयव है। यहाँ पर जो क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल सदिश है, उसे वेक्टर DA लिखा गया है और जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वह वेक्टर E दर्शाई गई है। अब हम यहाँ से पहले फ्लक्स निकालेंगे और फ्लक्स निकालने के बाद में फिर हम लोग तीव्रता निकाल लेंगे। तो चलिए पहले DA से होकर जाने वाला फ्लक्स निकालेंगे। यहाँ लिखेंगे DA से होकर जाने वाला फ्लक्स। चलिए फ्लक्स, अब हम लोग फ्लक्स को ज्ञात कर लें। फ्लक्स का सूत्र होता है फाई E बराबर वेक्टर E डॉट वेक्टर D है। अब आगे का जो सल्यूशन है, आपको कई बार हमने बताया, इसके बाद का जो सल्यूशन है ये कई डेरिवेशन के हिस्से में या पार्ट में आ चुका है, इसीलिए इसके बाद का सल्यूशन आप खुद भी कर सकते हैं। तो यहाँ DA लगा है तो यहाँ पर अभी आप D लगा दीजिए। तो यहाँ से मिलेगा सीधे D फाई E बराबर EDA कॉस थीटा, चूंकि वेक्टर E व वेक्टर DA दोनों एक ही दिशा में हैं, एक ही दिशा में हैं। चलिए एक ही दिशा में है, एक ही दिशा में होने का मतलब है थीटा बराबर 0 डिग्री मिलेगा। तो यहाँ पर आपको मिलेगा D फाई E बराबर EDA कॉस 0 डिग्री। कॉस 0 का मान 1 होता है, मिलेगा आपको D फाई E बराबर EDA गुणे में 1 करेंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा D फाई E बराबर EDA। चलिए अभी तो DA से होकर के फ्लक्स निकाला गया, अब संपूर्ण पृष्ठ से फ्लक्स निकाल दीजिए। तो यहाँ लिखेंगे संपूर्ण पृष्ठ से होकर जाने वाला फ्लक्स। चलिए संपूर्ण पृष्ठ के लिए इंटीग्रेशन कराएंगे, समाकलन का चिन्ह बनाइए, D फाई E मिलेगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा EDA। अब यहाँ इंटीग्रेशन जब आप D फाई E का करेंगे तो
तो किसी का भी समाकलन वही अक्षर होता है। हाँ, तो जैसे फाई ई का समाकलन हो रहा, डी तो अल्पांश के लिए आया, तो डी फाई ई का समाकलन हो जाएगा यहाँ पे केवल फाई ई बराबर, यहाँ ई बाहर होगा, यहाँ इंटीग्रेशन ए डी ए हो जाएगा। अब ये जो ए लिखा गया है ये पूरे भाग के क्षेत्रफल के लिए है, और ये भाग का जो क्षेत्रफल है वह उसके आकृति पर निर्भर करता है। ये आकृति गोले की है, इसीलिए यहाँ पर जो हम यूज करेंगे ये जो क्षेत्रफल का मान होगा वह 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ आपको मिलेगा सीधे आई ई बराबर ई गुणे 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर गौस का प्रमेय लगाइए। गौस के प्रमेय से, चलिए गौस का प्रमेय, इसको आप समीकरण 1 मान के चलिए। गौस के प्रमेय में फाई ई बराबर आपको मिला होगा क्यू बटे में एप्सिलॉन 0, ये आपका समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। समीकरण 1 और 2 की तुलना करिए, तो यहाँ पर आपको मिलेगा समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, चलिए तुलना कर दीजिए। तो तुलना करने के लिए आपको बताया गया है कि ये तो 2 समीकरणों में LHS के मान बराबर हैं, तो ये तुलना करने पर RHS का मान भी आपस में बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से आपको मिलेगा सीधे E गुणे 4 पाई आर स्क्वायर बराबर क्यू बटे में एप्सिलॉन 0। अब इसको थोड़ा व्यवस्थित रूप में कर लीजिए, तो यहाँ से E बराबर मिलेगा Q बटे में 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन 0, इसका गुणा यहाँ नीचे हो गया। अब इनको व्यवस्थित कर लें तो मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q बटे में आर स्क्वायर। तो ये तो आपका, इसको भी एक समीकरण मान लेते हैं क्योंकि अभी इसका भी आगे यूज होगा। ये जो सूत्र आया है ये सूत्र उस समय के लिए हम लोग यूज करते हैं यदि यहाँ पर जो ये गोला लिया गया है ये धातु का हो, अर्थात यहाँ पर आप ये लिख सकते हैं कि यदि गोला धातु का है, गोला धातु का है, तब यही व्यंजक प्राप्त होगा, यही व्यंजक प्राप्त होगा। मतलब यही जो सूत्र मिला है तो यहीं पर ही हम लोग करके छोड़ देंगे, प्राप्त होगा। लेकिन अब स्थिति आप देखेंगे यहाँ पर जो आवेश है इस गोले के अंदर वाले भाग में पाया गया है, और जब किसी भी आयतन में आवेश एक समान रूप से वितरित होता है तो उसे आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। ये चीज आपको सतत आवेश वितरण के टॉपिक में बताया गया था। तो यहाँ पर हम लोग मानेंगे कि यदि आवेश, या फिर आप ऐसे कर लीजिए कि चूंकि आवेश इसके आयतन में एक समान रूप से वितरित है, चूंकि आवेश इसके आयतन में एक समान रूप से वितरित है, एक समान रूप से वितरित है, अतः इसका आयतन आवेश घनत्व रो होगा। चलिए अब आपको बताया गया है सूत्र कि जो आप यहाँ पर रो का सूत्र, रो बराबर होता है Q बटे में V। यहाँ से आप क्या करेंगे, Q बराबर लिखेंगे रो गुणे में V। V क्या है, आयतन। अब यह गोले के सूत्र का आयतन लगेगा, तो गोले के सूत्र का आयतन जो है इसकी त्रिज्या को देख करके किया जाएगा। यहाँ पर आप त्रिज्या देख रहे होंगे गोले के आयतन के लिए
कैपिटल आर दिया गया है, तो यहाँ पर आप लगाएंगे 4/3 पाई आर क्यूब, तो हो जाएगा क्यू बराबर रो गुणे 4/3 पाई आर क्यूब। अब क्या करिए, क्यू का मान ले चल के समीकरण 3 में रखिए। यहाँ लिखेंगे क्यू का मान समीकरण 3 में रखने पर, चलिए क्यू का मान आप वहां पर रख दीजिए समीकरण 3 में। यहाँ है आपको मिलेगा ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू के जगह पे ये पूरा मान रखिए, आएगा रो गुणे 4/3 पाई आर क्यूब, और यहाँ बटे में हो जाएगा आर स्क्वायर। चलिए क्या कटा, 4 से 4 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या है उसको लिखिए रो बटे में एप्सिलॉन 0 यहाँ बच रहा है, तो ई बराबर हो जाएगा रो बटे में एप्सिलॉन 0 इंटू यहाँ ऊपर बचा है कैपिटल आर क्यूब, बटे में आर स्क्वायर है, लेकिन इस 3 का यहाँ गुणा हो जाएगा, आएगा 3r स्क्वायर। अब ये जो आपको व्यंजक मिल रहा है, ये जो है इस गोले के बाहर वाले बिंदु पर वैद्युत छेद की तीव्रता का व्यंजक है। तो ये जो आपका है एक जगह पर निकाल लिया गया। अब इसी के बाद हम लोग पृष्ठ पर चलेंगे, तो आप लोग जो है इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले, तब उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए स्क्रीनशॉट आप ले चुके होंगे। अब इसमें आप देखेंगे कि जो आपका पृष्ठ पर है वो दूसरे स्थिति के लिए है। अभी तो हम लोगों ने गोले के बाह्य बिंदु पर जाना है, तो अब यहाँ पर अभी फिगर को ये नहीं मिटा रहे हैं, क्योंकि अभी जब अंदर वाले की बात आएगी तो वहाँ पर भी जो है इसका उपयोग करना पड़ेगा थोड़ा सा। फिगर तो नया बनाया जाएगा, लेकिन किस प्रकार से नया वाला जो फिगर है वो बनेगा, तो उसको हम लोग इसी की सहायता से समझेंगे, तो इसीलिए इसको अभी रोक करके रखे हैं। चलिए यहाँ पर अभी सूत्र लिखा गया था, इसका भी उपयोग मिलेगा। ई बराबर रो बटे में एप्सिलॉन 0 इंटू कैपिटल आर क्यूब बटे में 3r स्क्वायर। चलिए तो इसको हम नहीं मिटाएंगे, क्योंकि इसी का उपयोग करके आगे बढ़ना है। चलिए तो ये आपका जान लीजिए कि एक पॉइंट पूरा हो गया। सॉल्यूशन जो है आप अपने मर्जी से भी कर सकते हैं, कुछ लाइनें आपको स्किप करनी होगी तो आप कर सकते हैं। हमने नहीं किया है क्योंकि सब लोग एक ही, मतलब कोई तेज रहता है, कोई एवरेज रहता है, कोई ज़्यादा तेज रहता है, कोई बहुत लो रहता है, तो हर एक को समझना है, इसीलिए हमने एक एक लाइन के सॉल्यूशन को पूरा कराया है, कहीं भी स्किप नहीं होने दिए हैं। चलिए तो वहाँ से वो तो पूरा आपका डेरिवेशन हुआ। अब हम लोग चलेंगे गोले के पृष्ठ पर। ये दूसरा नंबर इसका हेडिंग होगा, गोले के पृष्ठ पर। चलिए गोले के पृष्ठ पर जब लेकर के चलेंगे तो इस स्थिति में क्या होगा, जो ये आपका स्मॉल आर का मान है वही कैपिटल आर के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे हम इस स्थिति में क्या मिलेगा, स्मॉल आर का मान कैपिटल आर के बराबर हो जाएगा, क्योंकि स्मॉल आर पहले था, यही बदल करके आपका मिल जाएगा कैपिटल आर के लिए। अब वो जो सूत्र आप देख रहे हैं यहाँ पर, इसी सूत्र में ही परिवर्तन कर लेंगे। तो यहाँ लिख लेंगे कि चूंकि हम लोग ये जान चुके हैं ई बराबर होता है रो बटे में एप्सिलॉन 0 इंटू कैपिटल आर क्यूब बटे में 3r स्क्वायर। चलिए अब क्या करना है, आपको यहाँ पर देखना है कि जो परिवर्तन किया जाएगा वह स्मॉल आर के जगह पे कैपिटल आर का होना चाहिए। तो चलिए स्मॉल आर के जगह पे आप कैपिटल आर को रखिए, मिलेगा आपको ई बराबर
रू बटे में एप्सिलॉन 0 बराबर सॉरी इंटू आर क्यूब बटे में 3 यहाँ कैपिटल आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर से इसका क्यूब कट के केवल आर यहाँ बचेगा, तो मिलेगा फाइनली ई बराबर रू बटे में एप्सिलॉन 0 इंटू कैपिटल आर बटे में 3। ये जो आपका व्यंजक है वह कोश के पृष्ठ के लिए है। चलिए, तो हम लोगों ने दो जगहों पर वैद्युत छेद की तीव्रता को प्राप्त कर लिया। पहले वाली स्थिति थी कि इस गोले के बाहर वाले बिंदु पर तीव्रता प्राप्त कीजिए, उसको हमने हल कर लिया, और उसी के साथ ही साथ दूसरी स्थिति जो है गोले के पृष्ठ पर, उसका भी डेरिवेट यहाँ पर देखिए कर लिया गया। अब हमें चलना है गोले के भीतरी बिंदु पर या आंतरिक बिंदु पर। चलिए, तो यहाँ हेडिंग डाल लेंगे गोले के आंतरिक बिंदु पर, आंतरिक बिंदु पर। पिछला वाला जो आपका गोलीय कोश से संबंधित था, आंतरिक बिंदु के लिए तीव्रता 0 हो गई थी। क्यों हो गया था? क्योंकि वहां पर अंदर कोई आवेश पाया नहीं गया था, इसीलिए जब अंदर आवेश पाया नहीं गया इसलिए फ्लक्स वहां से नहीं गुजरेगा, उसी के कारण ही तीव्रता का मान भी 0 मिल जाता है। लेकिन आप यहाँ पर जब देखेंगे तो जो ये आपका गोला है, इस स्थिति में आवेश इसके अंदर पाया गया है, इसका मतलब है यहाँ पर तीव्रता आपको अवश्य ही प्राप्त होगी। तो इसी गोले को लेकर चल रहे हैं। जो ये आर दूरी यहाँ पी पर था, इसी को हम समेट करके छोटा करके यहाँ पर ला दे रहे हैं, और इसके लिए एक अलग से यहाँ फिगर बना दे रहे हैं। चलिए, तो क्या फिगर यहाँ पर बनेगा? ये आपका जो स्थिति है ये तो बाहर के गोले का है। चलिए, ये आपके बाहर के गोले का है, और ये उस गोले का है जिसकी त्रिज्या कैपिटल आर लिया गया था, बिंदु ओ है, और यहाँ पर आवेश वितरित है प्लस क्यू एक समान रूप से। जो दूरी ये कैपिटल आर लिया गया था बाहर, अब इसे गोले के अंदर ही रखना है, तो यहाँ आप क्या करिए, ये दूरी स्मॉल आर मान लीजिए, और जब स्मॉल आर दूरी आपने माना है तो यहाँ पर बिंदु पी लेना पड़ेगा। तो पी पर जब भी आपको फ्लक्स या तीव्रता निकालनी होगी तो आपको क्या करना पड़ेगा, इससे होकर के जाने वाला एक गॉसियन पृष्ठ खींचना पड़ेगा। तो पी से जाने वाला गॉसियन पृष्ठ खींचे, पी के चारों ओर यहाँ क्षेत्रफल अवयव भी दिखाएंगे। यहाँ पर जो तीव्रता होगी वेक्टर ई, और जो क्षेत्रफल सदिश हो जाएगा वह वेक्टर ए हो जाएगा, सॉरी डी ए हो जाएगा। चलिए, तो क्या किया गया है यहाँ पे, यहाँ मानिए कि माना गोले के केंद्र, माना केंद्र सीधे लिख दीजिए, केंद्र ओ से स्मॉल आर दूरी पर, स्मॉल आर दूरी पर गोले के भीतर एक बिंदु P है, जिस पर हमें तीव्रता ज्ञात करनी है, तीव्रता ज्ञात करनी है। अब यहाँ पर फिर वही पिछला वाला पूरा सॉल्यूशन चलेगा कि यहाँ पर और भी चीजें मानेंगे, तो थोड़ी सी चीजें क्या करेंगे, उसको हटाएंगे, उसको लिखेंगे नहीं, ऐसे आप जान लीजिए ज्ञात करनी है। फिर यहाँ पर वही लाइन लिखेंगे, पी से होकर के जाने वाला एक गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं, पी पर एक क्षेत्रफल अवयव का विचार करते हैं, जहां पर क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर ई, और ये आपका क्षेत्रफल अवयव वेक्टर डी ए है। फिर डी ए से होकर के क्षेत्रफल जो है हम लोग पहले फ्लक्स निकालेंगे, तो जब निकालते चलेंगे तो सीधे आप देखेंगे अभी इसके बाहर वाला जो भाग सॉल्यूशन कराया गया है तो वहां पर सीधे आपको फ्लक्स मिलेगा। तो यहाँ सीधे लिख दे रहे हैं
कि P से हो करके जाने वाला फ्लक्स है। तो यहाँ लिख लेंगे P से होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स। चलिए वैद्युत फ्लक्स है। अब इसके लिए आपको सूत्र मिल चुका है पहले ही, भाई E बराबर मिला था E गुणे 4 पाई आर स्क्वायर। आप ऐसा देखेंगे तो आपको जो अभी पिछला वाला कराया गया है उसके बीच में पूरा लाइन मिला है। अब उतना बीच में जो है जो इसकी व्याख्या लिखनी है उसको एक बार लिख ही चुके हैं, तो आगे लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस हमने O से स्मॉल r दूरी पर बिंदु मान लिया है P, जो गोले के भीतर है। अब भीतर है तो वहीं पर हमें तीव्रता ज्ञात करनी है। P से होकर के जाने वाला तुरंत ही आप क्या करिए, फ्लक्स निकाल दीजिए। फ्लक्स जब निकालेंगे तो यहाँ पर गॉस के नियम का अनुप्रयोग भी करना है। तो यहाँ अगली लाइन में हम लोग चलेंगे गॉस के नियम से या गॉस के नियम के अनुप्रयोग से। लेकिन आप ध्यान दीजिएगा कि जो ये आवेश है, यह आवेश पूरे में वितरित है, लेकिन इसके अंदर जो आवेश होगा उसको हम क्यू डैश मान ले रहे हैं। नहीं तो ये पता नहीं चल पाएगा कि कौन सा आवेश जो है गोले के अंदर का है और जो कौन सा आवेश है या बिंदु P के अंदर का है। तो P के अंदर वाले आवेश को हम क्यू डैश मान लिए हैं और जो बाहर पूरे गोले के लिए आवेश है उसे मान लिया गया है प्लस क्यू। तो अब यहाँ लगाएंगे, इसको हम समीकरण 1 मान लिए। यहाँ आगे बढ़ेंगे गॉस के प्रमेय से। अब गॉस का जो प्रमेय लगेगा वो इस आवेश पर नहीं, इस वाले आवेश को लेकर के चलेंगे। तो यहाँ आपको मिलेगा सीधे भाई E बराबर क्यू डैश बटे में एप्सिलॉन 0। समीकरण 2 हो गया। तुलना करा लीजिए। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, 1 व 2 की तुलना करने पर तुलना कर दीजिए। यहाँ पर आपको मिलेगा E गुणे 4 पाई आर स्क्वायर गुणे में क्यू डैश है, क्यू डैश बटे में एप्सिलॉन 0। अब यहाँ से E बराबर जब निकालेंगे तो मिलेगा क्यू डैश बटे में 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन 0। चलिए इसी को व्यवस्थित रूप में लिख लें। तो व्यवस्थित रूप में क्या मिलेगा, E बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू यहाँ से क्यू डैश बटे में आर स्क्वायर, क्यू डैश बटे में हो जाएगा आर स्क्वायर। इसको हम समीकरण नंबर 3 मान ले रहे हैं। अब ये जो गोला लिया गया है ये एक समान रूप से धनावेशित है। तो यदि मान लीजिए ये गोला एक समान रूप से धनावेशित है तो यहाँ पर आयतन अलग होगा, पूरे गोले का आयतन अलग होगा, लेकिन जो P से हो करके जाने वाला ये खींचा गया है पृष्ठ, इसका आयतन कुछ अलग हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग मान ले रहे हैं पहले कि चूंकि गोला एक समान रूप से धनावेशित है, तो एक समान रूप से आवेशित है। चलिए आवेशित हो गया। अतः रो बराबर आपको मिलेगा यहाँ पे Q बटे में V। अब यहाँ ध्यान आप दीजिएगा, जो ये रो निकाला जा रहा है, एक रो जो आपका है ये पूरे वाले भाग के लिए लिया गया, और एक बार आप यहाँ देखेंगे कि जो आवेश का ये आयतन घनत्व निकल रहा है ये दोनों के लिए बराबर मान में रहेगा। तो एक बार यहाँ पहले आपको मान रख करके बता दे रहे हैं, रो बराबर Q बटे में V हो गया। तो यहाँ से मिलेगा रो बराबर Q का मान ऐसे रहेगा, लेकिन ये आवेश आप देख रहे हैं ये बड़े वाले गोले के लिए है, इसलिए त्रिज्या बड़ी ली जाएगी। तो आयतन के लिए जब हम लोग V के स्थान पे यूज करेंगे 4/3 पाई r क्यूब हो जाएगा। फिर इसके बाद में, और यही जो आयतन का आवेश घनत्व है यहाँ पर आप Q डैश के लिए भी लगाइए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि रो बराबर
क्यू डैश बटे में v, और यहीं से मिल जाएगा क्यू डैश बटे में 4/3 पाई आर क्यूब। ये जो क्यू डैश लिया गया है इसकी त्रिज्या स्मॉल आर ली गई है। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये दोनों जो मान आए हैं ये दोनों ही आयतन का आवेश घनत्व है, तो दोनों मान आपस में बराबर है, तो ये जो मान दिया गया है ये इसके बराबर हो जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं चूंकि ये भी चूंकि है, तो इसलिए आप यहाँ लिख सकते हैं ये जो पूरा मान दिया गया है ये इस मान के क्या हो जाएगा, बराबर। तो ऐसी स्थिति में आपको मिलेगा क्यू बटे में 4/3 पाई आर कैपिटल क्यूब है, कैपिटल आर का क्यूब, यहाँ मिलेगा क्यू डैश बटे में 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। अब आप मिलाइए दोनों साइड में, क्या मैच किया, 4/3 पाई 4/3 पाई, ये दोनों जो है बराबर हैं, हर में है, कैंसिल हो जाएंगे। तो ये गुणा आप करा लीजिए। यदि आप यहाँ से मान निकालना चाहें, यदि आप मान निकालना चाहते हैं क्यू डैश का क्यों, क्योंकि यही आंतरिक वाले का है, आंतरिक बिंदु जो लिया गया है इसी का आवेश है। तो आप क्या करिए, इन दोनों का गुणा कराइए, हो जाएगा क्यू डैश आर क्यूब बराबर क्यू आर क्यूब। यहाँ से क्यू डैश बराबर हो जाएगा क्यू आर क्यूब बटे में कैपिटल आर क्यूब। यदि आप इसको लिखना और भी तरीके से चाहें आप ऐसे भी लिख सकते हैं क्यू गुणे स्मॉल आर बटे में कैपिटल आर का होल क्यूब। हालांकि आप ये भी रखेंगे तब भी चलेगा, किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। इतनी चीज़ें आप जान पाए कि यहाँ पर गोला जो लिया गया है वह एक समान रूप से आवेशित है, इसीलिए दोनों गोलों के लिए जो आयतन आवेश घनत्व होंगे वो बराबर होंगे। तो पहले वाले के लिए यहाँ पर निकाल दिए हैं, दूसरे वाले के लिए यहाँ पर निकाले। ये जो निकला है ये पूरे के लिए है, और ये जो निकला है ये P बिंदु से जो ये गॉसियन पृष्ठ खींचा गया है इसके अंदर वाले पर लिया गया है। और यहाँ पर हमने दोनों को बराबर कर दिया, दोनों को बराबर किए तो आप देख रहे हैं ये आपका सलूशन यहाँ तक हो जाएगा। चलिए अब क्या करना है, इस क्यू डैश का जो ये मान आया हुआ है, क्यू डैश का मान ये, इसी को ले चल के समीकरण 3 में रख देंगे। चलिए तो रखते हैं, तो यहाँ लिखेंगे कि क्यू डैश बराबर क्यू आर क्यूब बटे में कैपिटल आर क्यूब समीकरण 3 में रखने पर, चलिए रखिए, वहाँ पर दिया गया है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू डैश का मान आप रखिए, हो जाएगा क्यू आर क्यूब बटे में आर क्यूब यहाँ हो जाएगा, और पूरे के बटे में वहाँ पर दिया गया है आर स्क्वायर। चलिए अगली स्थिति क्या बनेगी, मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, इसका गुणा यहाँ हो जाएगा, तो मिलेगा आपको क्यू कैपिटल आर क्यूब बटे में, यहाँ पर आप देखेंगे मिलेगा स्मॉल आर स्क्वायर, और यहाँ पर स्थिति मिलेगी आर क्यूब की। अब बताइए, देख करके बताइए क्या क्या कट गया, सॉरी यहाँ पर स्मॉल आर है, स्मॉल आर क्यूब है। चलिए इस स्क्वायर वाले मान से क्यूब कटेगा, इतनी चीज़ें आपके लिए बची हैं। क्या बची हैं उनको लिखेंगे, E बराबर मिला है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू, और मिला है आर, क्यू हो जाएगा स्मॉल आर बटे में, यहाँ पर आपको मिल जाएगा आर क्यूब। तो ये जो आपका है एक व्यंजक हो जाएगा। ये किस स्थिति के लिए, जब जो बिंदु है वह गोले के भीतर होगा, उसके लिए ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है। और आप यहाँ ये भी लिखना चाहें लिख सकते हैं कि ये जो स्थिति बनी है वह स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर। तो ये बता रहा है कि कैपिटल आर से स्मॉल आर छोटा करिए, इसका मतलब स्मॉल आर जब छोटा करेंगे जो P बिंदु है वह उसके बीच में ही आएगा। चलिए ये स्थिति आपकी हो गई। अब इसके बाद में एक और आप ऐसे जान लीजिए, अभी तो ये क्यू डैश बराबर मान निकाले हैं,
क्यू बराबर अभी देखा जाए तब क्या स्थिति मिलेगी, थोड़ा सा और है। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद में थोड़ा सा हम वहाँ उस वाले भाग पर मिटाएंगे। उसके पृष्ठ पर आप उधर वाले को हटा दीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। अब यहाँ पर आप देख लें सॉल्यूशन को। आंतरिक वाले को अभी रहने देंगे क्योंकि आंतरिक वाला पूरा एक स्लाइड का हो जाएगा। स्थिति आप देखिए कि जो आवेश का घनत्व है वह आयतन के लिए सूत्र होता है Q बराबर रो इंटू, हाँ रो इंटू क्या हो जाएगा, या फिर आप सीधे ऐसे ही निकाल दीजिए कि रो बराबर होता है, हाँ रो बराबर आप निकालिए Q बटे में, इससे आपको आसानी होगी जानने में। अब यहाँ से Q बराबर आप निकाल लेंगे, मिलेगा आपको V गुणे में रो। यदि आप V का मान निकालेंगे, Q जो लिया गया है वह कैपिटल R के लिए लिया गया है, क्योंकि कैपिटल R जो है त्रिज्या ये Q के लिए है। अब ऐसी स्थिति में यहाँ पर आप जब सूत्र बनाएंगे तो आपको मिलेगा 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब इंटू आपको मिल जाएगा रो। अब क्या करिए, ये जो आपका स्मॉल Q का मान आया है इसे आप यहाँ पर ले चलिए, रख दीजिए। चलिए इसको भी यदि आप समझना चाहें तो इसको समझने के लिए मान लीजिए 4, तो यहाँ इसी समीकरण में इसको रख दीजिए। तो कहेंगे कि Q का मान समीकरण 4 में रखने पर, चलिए Q का जो मान है उसे आप समीकरण 4 में रख दीजिए, 4 वहां से लिया जाएगा। तो यहाँ पर आपको मिलेगा स्थिति E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q का मान दिया है 4/3 पाई R क्यूब, यहाँ पर रो गुणे स्मॉल r और बटे में हो जाएगा कैपिटल R क्यूब। R क्यूब से R क्यूब तो ये कैंसिल हो जाएगा। चलिए क्या मान वहाँ पर आपका सही है सब, ये आपका Q के ही स्थान पे रहेगा, R के स्थान पे रहेगा। चलिए ठीक, अब क्या करिए, अब यहाँ पर देखेंगे 4 पाई, 4 और पाई कैंसिल हो गया, बचा क्या है उसी को हम लोग लिखेंगे। बचा है ऊपर अंश में देखेंगे तो मिला है रो इंटू R, जहाँ हर में है तो ये आपका है एप्सिलॉन 0 इंटू 3, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं रो बटे में एप्सिलॉन 0 इंटू R बटे में 3। तो ये भी स्थिति आपको मिल जाएगी। दोनों स्थितियां जो हैं यहाँ पर जो बताई गई और यहाँ पर जो बताई जा रही हैं, दोनों स्थितियां गोले के अंदर वाले बिंदु पर वैद्युत छेद की तीव्रता का व्यंजक है। तो आप इसका पूरा स्क्रीनशॉट, ये जितना भी आपका पूरा है ये गोले के आंतरिक बिंदु पर वैद्युत छेद की तीव्रता ज्ञात करने की स्थिति है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले चुके हैं। अब ये जो आपका गॉस के नियम के अनुप्रयोग की श्रृंखला चल रही थी, अब ये आपका जो है समाप्त होता है। इसके बाद में अगले लेक्चर में आप देखेंगे कि गॉस के नियम के द्वारा कूलाम के नियम की उत्पत्ति किस प्रकार से की जाती है। उस डेरिवेशन को हम लोग अच्छे तरीके से वो भी जानेंगे, एकदम आराम तरीके से, एकदम इजी वे में, जिससे आपको कॉन्सेप्ट समझने में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। यदि आपको कहीं दिक्कत लगती है तो हमें आप कमेंट के रूप में ज़रूर बतावें। जिस भी हेडिंग, जिस भी परिभाषा, जिस भी डेरिवेशन, जिस भी न्यूमेरिकल में आपको दिक्कत आएगी, जितना भी हमने यहाँ पर बताया है उन सभी को सॉल्व कराएंगे दोबारा तरीके से। तो चलिए आप इसका नोट्स बनाते रहिएगा, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।